हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीक की करंट अफेयर्स की बातचीत करेंगे। और करंट अफेयर्स के बाद जो इस वीक की जो सबसे बड़ी घटना एक जो चर्चा में आई है कि आरबीआई ने 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का लोन को वेव ऑफ कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ यानी बट्टा खाते में डाल दिया गया है। कुछ लोग इसको गलती से ऋण माफ़ी भी कह रहे हैं कि सरकार ने इसको ऋण माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है। ऋण माफ़ी और बट्टे खाते में डालना दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको राइट ऑफ और वेव ऑफ कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग वीडियो के लास्ट में समझेंगे। पहले इस हफ्ते की कुछ खास बातें हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति जो है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हैं टीएस त्रिमूर्ति। इसके पहले सैयद अकबरुद्दीन भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, उनके स्थान पर टीएस त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। दूसरी खबर सामने लिखी हुई है कि जो एक सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जिसको पहले कहा जाता था, अब मनरेगा हो गया है। तो उस मनरेगा में कृषि जो मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूरों के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था की है इसी कोरोना संकट को देखते हुए, क्योंकि बाकी जगहों पर रोजगार में कमी आ गई है। तो ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उसमें 30,000 करोड़ का फंड एक्स्ट्रा दिया है। ठीक, 1 मई, अभी जो परसों 1 मई का दिन था, 1 मई को ही भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ था। पहले एक बड़ा राज्य हुआ करता था बॉम्बे। 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम। और उसी बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1960। इससे पहले ये दोनों एक ही राज्य थे, उसका नाम था बॉम्बे। तो बॉम्बे से टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुए? 1 मई 1960। इसीलिए 1 मई को हर साल गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे। ये जो लेबर डे मनाने की शुरुआत है, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, क्योंकि जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण जो था 19वीं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर जोर पकड़ रहा था, तो उस समय शुरुआती दौर में क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी, जो बड़े पूंजीपति लोग होते थे, विकसित देशों में हुआ था, तो ये लोग मजदूरों का बहुत शोषण करते थे। मजदूरों से 14-14, 15-15 घंटे काम कराए जाते थे, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको छुट्टियाँ नहीं दी जाती थी, उनके लिए कंपनियाँ कोई नीति नहीं बनाती थी। तो अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने एक प्रदर्शन किया था 1886 में अमेरिका में। बाद में उसी में भगदड़ मच गई, किसी ने बम फेंका और फिर सैकड़ों से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो गई। तो वो घटना जो हुई थी वो 1 मई 1886 को हुई थी। इसीलिए जब मजदूर दिवस मनाने की जब शुरुआत की गई तो वो फिर 1 मई को ही मनाया जाता है। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? लेबर डे। इसके अलावा 3 मई जो आज का दिन है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा भारत की जो एक व्यापारियों की एक संस्था है CAIT, यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो ये ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक कन्फेडरेशन है। इन्होंने भारत मार्केट नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये भारत मार्केट जो है ऑनलाइन पोर्टल, ये जो खुदरा व्यवसायी हमारे हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत मार्केट को लॉन्च किया। ये खुदरा व्यापारियों के लिए, फॉर रिटेलर्स। ठीक, इसके अलावा 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये जो आयुष्मान भारत दिवस है, इसके मनाने की जो शुरुआत थी एक सरकार ने 14 अप्रैल 2018 को एक योजना शुरू की गई थी। सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। ये जो देश का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो उसी के तहत हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब की है? वो 14 अप्रैल 2018 की योजना है। ठीक, चलिए। 29 अप्रैल 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। डांसर्स का भी एक दिन होता है, नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। इसके अलावा इस कोरोना संकट जो आया है, जिसकी वजह से मानवीय गतिविधियां बहुत ज़्यादा रुक गई हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बस, ट्रक, एयरपोर्ट सब कुछ बंद पड़े हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा पर्यावरण है, इस पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। जिसकी सबसे अच्छी खबर आई है
आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन गैस की एक बड़ी परत होती थी, ओजोन गैस की परत के बारे में आपने सुना होगा कि ओजोन गैस की लेयर जो है हमें सूर्य की खतरनाक पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा होल हो गया था, बहुत बड़ा छिद्र हो गया था पोल्यूशन की वजह से। लेकिन अब इस कोरोना संकट से पिछले महीने भर में पोल्यूशन इतना ज़्यादा कम हो गया है कि वो जो ओजोन लेयर है वो फिर से रिकवर हो गया और फिर से बंद हो गया है। तो जो ओजोन का जो एक होल बना हुआ था वो फिर से बंद हो गया। तो लार्जेस्ट ओजोन लेयर इज क्लोज नाउ। तो जो सबसे बड़ा जो गड्ढा बना था वो बंद हो चुका है। ठीक, ये आर्कटिक महासागर के ऊपर था। चलिए, अभी एक और अच्छी खबर लखनऊ से इसी कोविड को लेके आई है कि जो कोरोना संकट है तो उसका अभी तक पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं खोजा गया है। लेकिन लखनऊ जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, केजीएमयू के डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मंजूरी भी दी कि जो ठीक हुए मरीज हैं, यानी जिनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है, उन्हीं के प्लाज्मा से मरीजों का इलाज करना। यही प्लाज्मा थेरेपी है कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी उनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, तो उन्हीं के ब्लड सैंपल को लेकर उन्हीं से प्लाज्मा डेवलप करके और नए मरीजों का इलाज करना, इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने की। ठीक, अभी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सरकार ने प्रयास किए और आरबीआई ने इसके लिए 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में अभी इस आरबीआई ने इन्वेस्ट किया है, ताकि म्यूचुअल फंड की जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, वो मेंटेन रहे। क्योंकि अभी समस्याएं चले, लोग म्यूचुअल फंड्स को अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए आरबीआई ने पहल की और 50,000 करोड़ उसमें डाले। 25 तारीख को वर्ल्ड वेटनरी डे यानी विश्व पशु चिकित्सा, वेटनरी पशु चिकित्सकों को कहा जाता है वेटनरी डॉक्टर्स। तो 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटनरी डे। इसके अलावा आईटी बॉम्बे, जो हमारा आईटी बॉम्बे के छात्रों की अगुवाई में वैज्ञानिकों ने एक रुधार नाम का एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर यानी बहुत सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है, ताकि कम दाम में एक वेंटिलेटर तैयार हो सके, ताकि कोरोना का जो संकट आया कोविड-19 का, उससे जूझने के लिए हम अपने संसाधन कम समय में और कम पैसे में बढ़ा सकें। तो उसी में लो कॉस्ट वेंटिलेटर का नाम रखा गया है रुधार। ठीक, चलिए, इसके अलावा 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, विश्व प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा जो होती है, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल। ये सप्ताह है, वीक है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। ठीक, चले, तो ये इस हफ्ते की कुछ खास करंट अफेयर्स है। चाहे तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार में सारा करंट अफेयर्स इस वीक आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। सप्ताह में आपके पास 10-12 से ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट अगर आप एक वीक का कलेक्ट कर लेंगे फिर वो याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, ये हो गया। अब आगे अपने अगले मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज का जो इशू आपको बताया कि अभी जो एक खबर आई कि आरबीआई ने भारत सरकार ने 68,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स थे उनका राइट ऑफ कर दिया गया है, यानी उनको बट्टा खाते में डाल दिया। अब ये जो बट्टा खाते में डाला गया, अब इसको मीडिया में बहुत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जिन लोगों को शायद नहीं पता है उन लोगों का कहना है कि सरकार ने इस कर्जे को माफ़ कर दिया है, उन लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया गया है। तो ये इसलिए कन्फ्यूजन ऐसा हुआ कि लोगों को जो राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर नहीं पता होता है। कर्ज माफ़ी यानी जिसको कहा जाता है वेव ऑफ, ठीक, और एक होता है राइट ऑफ। तो वेव ऑफ का मतलब होता है पूरी तरीके से कर्ज माफ़ी या ऋण माफ़ी। ऋण माफ़ी ज़्यादा सटीक समझ में आता है, ऋण माफ़ी, और इसको कहा जाता है बट्टा खाता। तो बट्टा खाता में डालना या ऋण माफ़ी, ये क्या होता है? लोन राइट ऑफ कर दिया। हिंदी में भी कहीं कहीं राइट ऑफ लिखा होता है कि लोन को राइट ऑफ कर दिया। ठीक, तो ये क्या है, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ें चर्चा में आई, इनकी जो हलचल शुरू हुई, इसकी शुरुआत एक आरटीआई से हुई। एक व्यक्ति हैं साकेत गोखले,
साकेत गोखले जो है एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, साकेत गोखले। इन्होंने एक आरटीआई डाली थी आरबीआई में और इन्होंने जो विलफुल डिफाल्टर्स थे उनके बारे में सूचना मांगी थी। तो आरबीआई में जो इन्होंने अपनी आरटीआई डाली तो उसमें 50 आरबीआई ने लिस्ट दी कि 50 विलफुल डिफाल्टर्स हैं जिनको राइट ऑफ किया गया है, जिनके कर्ज को बट्टा खाते में डाला गया है और उनका टोटल जो कर्जा लिखा गया है एग्जैक्ट अगर अमाउंट देखा जाए तो 607 करोड़। तो इतने करोड़ का जो कर्जा है वो बट्टा खाते में डाला गया है, राइट ऑफ किया गया है। और ये जो 68,607 करोड़ रुपए है, इसमें जो बड़े बड़े जो खातेधारक हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन जैसे लोगों के लिए ये किया गया है। अब ये है क्या, पहले इसको जान लें तब आपको समझ में आएगा कि ऋण माफी और वेवऑफ में क्या अंतर होता है। अब हुआ क्या है कि सरकार ने, क्योंकि पहले क्या था कि आपने सुना होगा कि पिछले कुछ समय से एक एनपीए की समस्या बढ़ती चली जा रही थी। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, हिंदी में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियाँ। तो जो एनपीएज होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो एनपीए का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक जब किसी को उधार देते हैं तो बैंक उधार देते हैं तो उससे बैंकों को ब्याज मिलता है, तो उसी से बैंकों को प्रॉफिट होता है। तो कई बार होता है कि जो बड़े बड़े बैंक के जो उधार लेने वाले होते हैं, बैंक से उधार लेते तो ज़रूर हैं, लेकिन बैंक को उधार के बाद जो ब्याज चुकाना होता है, तो जब ब्याज चुकाते हैं ना मूलधन चुकाते हैं, यानी बैंक ने जो पैसा दिया वो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो पैसा डूब जा रहा है, तो उसी को एनपीए कहा जाता है। तो उसकी एनपीए की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक सरफेसी एक्ट काम करता था पहले, अभी भी है। तो उसमें क्या था कि 90 दिनों तक अगर किसी ने कर्जा लिया और 90 दिनों तक उस कर्जे को नहीं चुकाया, न भी कोई ब्याज की किस्त जमा की, तो बैंक उस खाते को एनपीए में डालता है और उसके बाद फिर एनपीए की यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो कर्जा दिया है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके फिर वसूली की प्रक्रिया बैंक शुरू करता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस चलता है। अब सोचिए, अभी भी बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि बैंक ने किसी को उधार दिया, उसने उधार नहीं चुकाया और उसको जेल हो गई, क्योंकि एनपीए डिक्लेयर करना और उसके बाद वसूली की प्रक्रिया को शुरू करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को छोटा करने के लिए सरकार ने 2016 में, भारत सरकार ने इन 2016 आईबीसी, तो जो आईबीसी एक पास किया जिसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो आईबीसी को पास किया गया कब? 2016 में। तो इस आईबीसी में जो पुरानी व्यवस्था थी, जो एनपीए वाली पुरानी व्यवस्था थी, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और ये जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी जिसको बहुत लंबा किया जाना था उसको थोड़ा सा छोटा किया। आईबीसी जो 2016 की आई, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से बैंक से कर्जा लिया है और बैंक को पैसा वापस नहीं कर रहा है, या जानबूझ के कर नहीं पा रहा है या जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बैंक क्या करेगी कि जल्दी से जल्दी बैंक इस आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत जल्दी से जल्दी उसको दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी। और दिवालिया घोषित करने के बाद जो इनकी टीम होती है जिसको कहा जाता है एनसीएलटी, तो जो एनसीएलटी होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एनसीएलटी की टीम होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी की टीम कंपनी के मैनेजमेंट से बात करती है। कंपनी का मैनेजमेंट अगर इससे सहमत होता है तो एनसीएलटी क्या करती है कि उस कंपनी का जो भी पूरी परिसंपत्तियां हैं दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित करने के बाद, उसके सारी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेचेगी। ठीक, यानी जिसने उधार लिया, जैसे मेहुल चौकसी पैसा लेके भाग गए और या विजय माल्या पैसा लेके भाग गए, तो अब जो एनसीएलटी उनसे बात करेगी भैया पैसा देने में आप सक्षम नहीं, आपको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब एनसीएलटी क्या करेगी कि उनके जितने भी जहाज हैं, उनकी जितनी कंपनियां, उनको किसी थर्ड पार्टी को बेचेगी। ठीक, कोई थर्ड पार्टी उसको खरीदेगा और जो खरीदेगा वही इनका पैसा चुकता कर देगा। ठीक है, यानी उन्हीं को प्रॉपर्टी को बेच के जल्दी से जल्दी जो बैंक अपनी रिकवरी करेगा। तो जो थर्ड पार्टी को बेचा जाता है, तो उसके लिए आईबीसी का जो सेक्शन है, कई सारी धाराएं हैं इसमें, तो इसका जो सेक्शन 29 है, जो सेक्शन 29 है, वो कहता है कि वो किसको बेचेंगे? थर्ड पार्टी को, थर्ड
पार्टी को बेचेंगे और थर्ड पार्टी को बेच के बैंक अपना पैसा वापस वसूल लेगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, थोड़ी सी जल्दी होगी एनपीए की तुलना में, क्योंकि एनपीए में क्या होता था कि जो कर्जदार होता था चुकता करने की जिम्मेदारी उसकी होती थी। ठीक, अब वो चुकता करने में हिला हवाई करता था, बहुत लेट करता है। जबकि आईबीसी प्रक्रिया में क्या है कि खुद एनसीएलटी इसमें पहल करेगी, मैनेजमेंट से बात करेगी, मैनेजमेंट अगर सहमत हो तो उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच के अपनी वसूली कर लेगी। ठीक, तो इसके लिए जब ये आईबीसी बनाया गया था तो इसी के तहत 1 जून 2016 को 2016 कोई एनसीएलटी बनाएगी और साथ ही साथ इसकी मदद के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, एनसीएलटी। तो एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यही दोनों जो हैं, इन दोनों की जो स्थापना की गई थी अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट जो है हमारा कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत 2016 में एनसीएलटी और एनसीएलटी की स्थापना की गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो कंपनी एक्ट चलता है अब 2013 का चलता है। पहले जो पुराने जितने भी आप संदर्भ देखते होंगे सब में कंपनी एक्ट 1956 चलता था। तो कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस करके अब कौन सा कंपनी एक्ट चलता है, कंपनी एक्ट 2013 का। और इसी कंपनी एक्ट 2013 के लिए के जो सेक्शन है, सेक्शन 408 अंडर सेक्शन 408, तो इसी सेक्शन 408 का इस्तेमाल बैंक करते हैं। और इसके लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय ने बैंकों को अधिसूचित किया है कि वही लोग एनसीएलटी में जाएंगे और एनसीएलटी इस पर एक्शन लेगी जो अपीलेट होगी। और अभी एनसीएलटी के कुल 11 बेंचेस हैं, अलग अलग राज्यों में 11 बेंच है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो यही एनसीएलटी क्या करेगा कि ये किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आपको हम इसी को थोड़ा सा इन शॉर्ट समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी एक पार्टी है और बैंक है। ठीक है, तो बैंक ने पैसा दिया इन्हें, बैंक ने इनको पैसा दिया, ये पैसा नहीं दिए, लेके भाग गए, वापस नहीं दे रहे हैं पैसा। तो बैंक फिर इसी आईबीसी के तहत अपील करेगी, कहाँ, एनसीएलटी में। एनसीएलटी क्या करेगा, जो भागे हुए मैनेजमेंट है इनसे बात करेगी कि भाई अब आप वापस नहीं चुका पा रहे हैं तो हमें अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए राइट ऑफ किया जाएगा और कंपनी जो ए लेके भागा इसी को क्या किया जाएगा, दिवालिया घोषित कर देंगे। और दिवालिया घोषित करेंगे तो जो ए की कंपनी है ये जो इसका जो एनसीएलटी है अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इसको क्या करेगी, किसी थर्ड पार्टी को बेच देगी। तो जब थर्ड पार्टी को बेचेगी तो इससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा किसको दे दिया जाएगा, बैंक को दे दिया जाएगा। और पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं था, पहले बस इसी की जिम्मेदारी होती थी, ये चुकता करता था, नहीं चुकता कर पा रहे हैं तो मामला खत्म हो जाता था। ठीक, चलिए, तो ये जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया और जल्दी जल्दी कर्जा वसूली करने का प्रयास किया गया। अब आते हैं वेव ऑफ और राइट ऑफ। अभी जो सरकार ने किया है इसको राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ का मतलब है कि बट्टे खाते में डाल दिया गया है। बट्टे खाते में डालने का मतलब है कि अब इस जो 59,607 करोड़ है इन लोगों की प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेचा जाएगा 408, और बेच के बैंक को पैसा दिया जाएगा। ठीक, और जो ऋण माफ़ी होती है, ऋण माफ़ी क्या होती है कि ऋण माफ़ी में जैसे सरकार अगर कहती है कि हम इसको वेव ऑफ कर दें, वेव ऑफ का मतलब पूरा कंप्लीट खत्म। जैसे किसानों का सरकार कर्जा माफ़ करती है, तो जो ऋण माफ़ी का जो पैसा होता है, जो बैंक का जो पैसा ऋण माफ़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है। यानी गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार होगा। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, कोई आपदा आ गई, महामारी आ गई, तो कई बार होता है कि सरकार बोलते हैं ना कर्जा माफ़ कर दिया। अब कर्जा माफ़ कर दे तो उस कर्जे की भरपाई बैंक को कौन करेगी, सरकार करेगी, नहीं तो बैंक है घाटे में। जबकि अगर बट्टे खाते में डाला गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो माफ़ नहीं किया जाएगा, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच के उसकी वसूली कर ली जाएगी। वो जब भी मिले, ऋण माफ़ी होगी तो ये वसूली नहीं हो सकती। यानी अगर वेव ऑफ कर दिया किसी का पैसा सरकार ने, तो सरकार ने अगर वेव ऑफ, यानी आरबीआई ने अगर कहा कि भाई आपका पैसा हम वेव ऑफ कर रहे हैं, तो वेव ऑफ वाला पैसा वापस नहीं आएगा। जबकि राइट ऑफ का जो पैसा होता है, यानी बट्टा खाता वाला, वो पैसा
वापस आएगा। अभी नहीं आएगा, जब वो धरे जाएंगे विजय माल्या, जब धरे जाएंगे मेहुल चोकसी, तब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी वो जो पैसा है वो बट्टे खाते में डाला गया है, न कि ऋण माफ़ी। तो मीडिया में जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जिनको नहीं पता है तो वो कह रहे सरकार ने माफ़ कर दिया। माफ़ नहीं किया है, विवाद किया है, वसूली होगी उनकी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को बेच के जल्दी से। तो वो जो 68,607 करोड़ का आंकड़ा है उसको वसूलने की कोशिश की जाएगी और ये प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको वे ऑफ और राइट ऑफ का अंतर थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये पूरी तरीके से माफ़ी है और ये वसूली की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की है। ठीक, चलिए, ये किसानों का या गरीबों का माफ़ किया जाता है और ये बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है। ठीक, चलिए, तो अभी सरकार को जो लोग उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं वो गलत चीज़ें, लोगों को नहीं पता। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले हफ्ते फिर से करंट अफेयर्स और किसी खास टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।